तो कोरोना वायरस का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हलाकतों और मुतासरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। रियासती और मरकजी हुकूमतों की जानिब से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। अवाम की जानिब से कोरोना वायरस से बचने के अपने तौर पर कोशिशें जारी हैं। इसके बावजूद पिछले 24 घंटों में 6,767 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 147 अफराद की मौत हो चुकी है। मुतासरीन की मजमूई तादाद की बात करें तो पूरे मुल्क में मुतासरीन की तादाद 1,31,868 है, जबकि कोरोना से अब तक 3,868 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं 54,000 से ज्यादा लोगों ने सेहतयाब होकर अपने घर ये लोग लौट चुके हैं। उधर मुल्क भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 47,000 से तजावुज कर गई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,608 मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में 1,500 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो वहीं रियासत में अब तक कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 13,000 के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर्स भी बड़ी तादाद में इस वायरस की चपेट में आए हैं। पिछले 24 घंटों में 87 पुलिस एहलकार कोरोना मुतासिर हुए हैं। अब तक 18 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मुतासिर होने वाले पुलिस एहलकारों की मजमूई तादाद 1,758 हो चुकी है। वहीं लॉकडाउन के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बीच कहा कि रियासत अभी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में किसी भी शख्स या पार्टी को सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को सियासत करनी है तो करे, लेकिन मैं ऐसी सियासत से खुद को दस्तबरदार रखता हूं। फिलहाल इस मुसीबत को शिकस्त देने का वक्त है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों को काफी टाइम तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द हवाई सफर की इजाजत दे दी जाएगी। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हालात को देखकर ऐसा मुमकिन नहीं। सीएम उद्धव ठाकरे ने बगैर नाम लिए ही बीजेपी पर सख्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैर रियासती मजदूरों को भेजे जाने पर हुए खर्च का अभी तक रेलवे की जानिब से अदायगी नहीं हुई है। जीएसटी का पैसा भी मरकज ने नहीं दिया। शुरुआत में पीपीई किट को लेकर मरकज ने काफी परेशान किया। तालीम को दोबारा पटरी पर कैसे लाना है, इसके बारे में रियासत की आवाम परेशान न हो। एजुकेशन को पटरी पर लाने के लिए एक टीम तश्कील दी गई है और मैं भी इस जहत में एक तरह से मसरूफ हूं। महाराष्ट्र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें किसानों की फिक्र है। किसान अपनी फसल को लेकर बेचैन होंगे। ऐसे में हम हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जो बोलना है, लेकिन हमारे सामने अभी रियासत के लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाना है और मैं ये करके रहूंगा। और चलिए महाराष्ट्र के हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टेट वजीर महाराष्ट्र के विश्वजीत कदम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वजीत कदम जी, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है, वेलकम करते हैं जी। विश्वजीत कदम जी, धन्यवाद। बिल्कुल विश्वजीत कदम जी, नमस्कार। लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, आप अगर महाराष्ट्र की स्थिति देखिए कि जो पिछले 3 महीने से पूरे देश में ये कोरोना वायरस हालांकि आया हुआ है, इसको नियंत्रण रखने के लिए पूरी कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र में मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी को नजर रखते हुए मुंबई में थोड़ी हालात खराब है, क्योंकि वहां पे स्लम पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन बाकी पूरी महाराष्ट्र के शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा कंट्रोल में है। जो फर्टिलिटी रेट है इन कंपैरिजन टू बाकी के राज्यों से हो या बाकी के बाहर के देशों से हो, वहां पे फर्टिलिटी रेट महाराष्ट्र से सबसे कम है। ये मुझे कहने की गर्व हो रहा है कि फर्टिलिटी रेट महाराष्ट्र में सबसे कम है। जी जी।
लेकिन विश्वजीत कदम जी, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अब मुल्क में अगर हम बात करें तो यहां पर केसेस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर मेडिकल फैसिलिटी की हम बात करें तो लगातार इसकी शिकायतें आ रही हैं महाराष्ट्र से कि जिस तरह से जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट को मेडिकल के मैदान में देनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार पीछे रही है। वो सहूलतें, मेडिकल सहूलत देने में सरकार पीछे रह गई है, नाकाम हुई है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि ये कहां से शिकायतें आ रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास इस पूरे देश में जो है वो महाराष्ट्र सरकार के पास इसमें है, मेडिकल एजुकेशन के फैसिलिटीज है। यहाँ की कहा कि रिकवरी रेट ऑफ द पेशेंट जो है हालांकि बाकी राज्यों से कंपैरिजन तरीके से हो रहे ने कहा कि फर्टिलिटी होती है, लेकिन फर्टिलिटी का अगर कोरोना का आप थोड़ा बारीकी से स्टडी करेंगे तो फर्टिलिटी उन्हीं पेशेंट्स में होती है जिनको कुछ है और कोरोना सिर्फ उस मेडिकल हिस्ट्री को एग्रीवेट कर लेता है जी। और इसी कारण मुझे लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज की भी शिकायत है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मुंबई के शहर में ये थोड़ा पैनिक सिचुएशन जो स्लम्स एरिया में वहां पे हुई है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने की, उसको भी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की भूमिका ये महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार की है और वो कोशिश हमारी चालू है। बिल्कुल विश्वजीत कदम जी, लगातार हमने देखा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो सेंटर से कहीं ना कहीं नाराज दिखी और लगातार सेंटर की सरकार पर इल्जाम लगाती रही है कि जो रिलीफ या जो हेल्प मिलनी चाहिए थी सेंटर से वो महाराष्ट्र को एक तरह से नहीं मिली है। क्या जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो लगातार महाराष्ट्र को क्या अनदेखी कर रही है महाराष्ट्र की? देखिए, अब मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप जानते हैं कि मुंबई पूरी देश की एक आर्थिक राजधानी है और मुंबई को नजर रखते हुए देश के हर कोने से, हर राज्य से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। अब आपने देखा माइग्रेंट लेबर्स का इशू था, तो सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स ये मुंबई और महाराष्ट्र में थे पूरे देश में और इन लेबर्स को वापस अपने गांव, घर, अपने स्टेट में जाना था। हमने लगातार महाराष्ट्र सरकार ने बार बार केंद्र सरकार को ये दरखास्त की थी कि आप इनको ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करें। जब तक कोरोना नियंत्रण के अंडर है, कोरोना के बाधित पेशेंट्स भी कम है, तभी हम इनको ज्यादा से ज्यादा जाने की मदद दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार ये रिक्वेस्ट हमारी केंद्र सरकार ने इसको माना नहीं। रेलवे के माध्यम से भी कई अभी मई महीने में रेलवे शुरू हो गई। हालांकि अगर 22 मार्च को जो देश के पंतप्रधान जी ने जो यहाँ पे लॉकडाउन जाहिर किया था, उसी वक्त तो कोरोना पेशेंट सिर्फ तो जो विदेश से आ रहे वाले लोग थे उनके माध्यम से कोरोना हो रहा था, देश में तो कोरोना था ही नहीं। हमने तो यही कहा था कि 22 मार्च को अगर 2-3 दिन की मुदत आप देते थे और लोगों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में घर जाने की मुदत देते थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी। आज 2 महीने हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में कोरोना अलग अलग माध्यम से फैल गया है और तब आप कई हजारों लाखों लोगों को आप यहाँ ट्रेन से भिजवा रहे हो। लेकिन फिर भी 2 महीने से महाराष्ट्र की सरकार ने इन हमारे माइग्रेंट्स भाइयों को, हमारी बहनों को अच्छी तरह से संभालने का, खाने का इंतजाम किया। इस माध्यम से जो जीएसटी का भी रकम है वो भी केंद्र शासन से महाराष्ट्र को आने का बाकी है। महाराष्ट्र बार बार कह रहा है कि माइग्रेंट लेबर से सबसे ज्यादा लोड ये महाराष्ट्र सरकार पे आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ हमें मदद करो, मुंबई में मदद करो, ये भी अलग अलग माध्यम से कहा था। लेकिन इसी चीजों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल कदम जी, लगातार एक तरफ हम देखते हैं कि पीएम मोदी जी लगातार कहते हैं कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना और सारे लोग मिलकर ही कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं, इसे हराया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार सेंटर से नाराज हैं, सेंटर की तरफ से मदद ना होने की और हेल्प ना मिलने की लगातार शिकायतें कर रही हैं। चाहे ममता बनर्जी की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें या राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें, तो क्या वाकई में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां जहां स्टेट में है उनके साथ सौतेला बर्ताव सेंटर की गवर्नमेंट कर रही है?
देखिए, मैं नहीं जानता अगर ये केंद्र सरकार सौतेला बर्ताव कर रही है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज देश, हमारे हर राज्य के भाई बहन, माता बुजुर्ग, सब लोग एक कठिन परिस्थितियों में जा रहे हैं। ये कोरोना वायरस की फैलने पे कई लोगों को आर्थिक हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और आर्थिक नुकसान भी कई लोगों का, बिजनेस व्यापार का लोगों का हुआ है। जॉब्स भी आज हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी डाउनफॉल होने वाली जॉब्स कई लोगों की जाएंगी। इसी स्थिति में केंद्र शासन ने राजनीति नहीं लानी चाहिए इसमें, और अगर केंद्र सरकार इसमें राजनीति लाती है तो बड़ी दुख की बात है, ये खेद की बात है। आज वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे कोरोना वायरस का भी एक तरह का संकट है, और दूसरी तरफ से वहां पे साइक्लोन का भी संकट हो रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे मौकों पे, ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार ने तो आगे चल के, खुद आगे चल के राज्य को मदद करनी चाहिए, और ये नहीं दिख रहा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बिल्कुल कदम जी, कहा जा रहा है कि आने वाले जो 15 दिन होंगे, मतलब आगे के जो 15 दिन आने वाले हैं, वो और मुश्किल भरे हो सकते हैं महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। रेलवे में ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा फ्लाइट की जो आवाजाही है वो एक तरह से स्टार्ट की जा रही है। तो आने वाले 15 दिन ये और ज्यादा अलार्मिंग होंगे महाराष्ट्र के लिए। कैसे आपकी सरकार इस चैलेंज से निपटेगी? देखिए, ये तो बात सच है कि जून महीना ये पूरे देश में ही थोड़ा कोरोना के बारे में स्पाइक देख सकता है। अभी इसके एस्टिमेट्स डब्ल्यूएचओ ने की है, आईसीएमआर भी ये कह रही है कि जून महीना बहुत क्रिटिकल है पूरे देश के लिए। महाराष्ट्र के लिए और भी क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि मुंबई की जो पर स्क्वायर मीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो शायद देश में कहीं भी नहीं है, और ऐसी हालातों में हमें खबरदारी, ख्याल रखना और भी कठिन होगा जून महीने में। लेकिन पूरी सरकार, पूरा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ ऑफिसर्स हो, पूरी हमारे जो ऑफिसर्स है सरकार की, जो सरकार है वो आज तगड़ी मेहनत करके यहाँ पे कोशिश करेंगी कि जून महीने में कोरोना वायरस का स्पाइक ना हो। बिल्कुल कदम जी, क्योंकि महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा सेक्टर जो है यहां पर मुतासिर हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से बहुत बहुत मुश्किल में है। और महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो यहां पर भिवंडी की बात करें, मालेगांव की बात करें, कोकण की बात करें, तो यहां पर एक पावर लूम का बहुत बड़ा सेक्टर है जो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। इसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, पावर लूम सेक्टर तो है, भिवंडी में है, इचलकरंजी पश्चिम महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कई जगहों पे है, ये बात सच है। और इसमें भी काफी हमारे भाई बहन, ये अदर स्टेट्स के लेबरर्स भी है जो यहाँ पे अच्छी तरह से काम करते हैं। ये महाराष्ट्र और देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री का सेक्टर बना है। इस हालात को देखते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रीज में अभी कई जगहों पे 30%, कई जगहों पे 50% लेबरर्स देके इंडस्ट्री कुछ सेफ्टी नॉर्म्स रखे, कोरोना वायरस के हेल्थ नॉर्म्स रखे इंडस्ट्रीज को शुरू किया जा रहा है। लेकिन ये आगे चल के, मैंने जैसे कहा कि कठिन तो स्थिति होने वाली है। हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जॉब्स कैसे टिके, उनको सैलरी ठीक तरह से कैसे मिले, ये ख्याल रखने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेगी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो या हमारा जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, उस मुताबिक जितना हो सके शायद एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे। ये भी ख्याल महाराष्ट्र की सरकार में अभी चलते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खास तौर से कदम जी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आज से कई साल पहले और कांग्रेस की सरकार में महमूदुर रहमान कमेटी ने मुसलमानों की हालत को लेकर जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा बुरी थी। अब जब सारे कारोबार बंद हैं, सारे सेक्टर बंद हैं, तो महाराष्ट्र के मुसलमान बहुत मुश्किल में हैं। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार और आपकी सरकार, खास तौर से जो महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज हैं, जो मुसलमान हैं, उनके लिए किसी खास पैकेज पर आप लोग काम करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, हमारे जो मुस्लिम भाई है, अभी एक तरह से रोजा चल रहा है, उनका भी काफी जो व्यापार है उनको भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी रोजा करते हुए कल ईद का भी एक त्योहार यहाँ पे आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जहाँ पे हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को बहुत सम्मानित किया गया, उसके प्यार मोहब्बत का रिश्ता महाराष्ट्र के लोगों ने रखा है। और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार में, जहाँ पे
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टी इकट्ठा ये सरकार चला रही है, तो यहाँ पे हम जरूर ख्याल रखेंगे कि हमारी मुस्लिम भाइयों को कहीं भी कठिन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। उनको भी मदद करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री मेरे पास है। जी। हमारे नवाब मलिक साहब इस मिनिस्ट्री के कैबिनेट मंत्री है और हम इसका जरूर ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल, खासतौर से आपने अपनी मिनिस्ट्री का जिक्र किया, तो आपके मिनिस्ट्री की तरफ से अभी क्या कुछ किया जा रहा है जो खासतौर से माइनॉरिटीज हैं या मुसलमान जो खानदान परेशान है, खासतौर से जो मुस्लिम एरियाज की अगर हम कदम जी बात करें, मालेगांव जिसमें आता है, भिवंडी जिसमें आता है, और इसी तरह से कोकन की हम बात करें या फिर कुछ और महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, तो यहां पर जो मुस्लिम खानदान है जो बहुत ज्यादा परेशान हुए, एक तरह से टूट गए, क्या आपकी मिनिस्ट्री उनके लिए कुछ कदम उठाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने कहा कि इसमें मेरी और नवाब मलिक साहब हमारी भी बातचीत हुई थी और हमने जो मालेगांव की बात आपने जिक्र की, वहां पे भी हैंडलूम्स काफी है। मालेगांव में थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की है, हेल्थ डिपार्टमेंट की चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना ना फैले वहां पे। दुर्भाग्य से कुछ पिछले महीने से थोड़े आंकड़े वहां पे भी बढ़े हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आने वाले दिनों में कुछ ऐसा पॉलिसी लाएंगे जिनमें इन कोरोना की संकटों काल में जो हमारे माइनॉरिटी के भाई बहन है उनको भी आर्थिक आधार मिले और उनको भी सहायता मिले। इस प्रकार का पॉलिसी डिसीजन हम जल्द लेने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। कदम जी, खासतौर से क्योंकि हम बार बार आप कहेंगे मालेगांव का जिक्र होता है, मालेगांव में क्योंकि हालिया दिनों में रिसेंट में कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस सामने आए, लेकिन मालेगांव के लोगों की शिकायत यह है कि यहां पर कोविड का कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। मालेगांव के लोग जो कोरोना से मुतासिर होते हैं उन्हें या तो नासिक जाना पड़ता है या फिर उन्हें धुलिया जाना पड़ता है। तो मालेगांव के लोगों की एक शिकायत जरूर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि यहां पर कोई सरकारी अस्पताल कोविड का नहीं है, जिसकी वजह से मालेगांव की खासतौर से मुस्लिम जो आबादी है उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, अभी हर शहर की स्थिति अलग अलग होती है। मालेगांव में लोकल डॉक्टर्स तो है, हॉस्पिटल्स भी होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोविड-19 की सिचुएशन है तो इस राज्य सरकार ने कुछ हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर्स करके आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि वहां पे कुछ वार्ड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। वहां के डॉक्टर्स की फैसिलिटी, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी, आईसीयू की बेड्स की अवेलेबिलिटी, ये देखते हुए कुछ हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया कि कोविड-19 हॉस्पिटल्स है। तो अगर मेरे ख्याल से मैं मालेगांव में कोविड-19 हॉस्पिटल है कि नहीं, मैं अभी ठीक तरह से जानता नहीं हूँ, सॉरी, लेकिन नासिक में है, इसलिए शायद जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, शायद क्रिटिकल पेशेंट्स को वहां भिजवाया जा रहा है, जिनकी शायद इनको आईसीयू और वेंटिलेटर की स्थिति लगे। बाकी तो जो लोकल लेवल पे कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं उनको क्वारंटीन करके उनका ट्रीटमेंट ठीक तरह से चल रहा है मेरे ख्याल से। जी कदम जी, आपने क्वारंटीन का जिक्र किया, तो क्वारंटीन को लेकर भी जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उससे भी बहुत शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर जो फैसिलिटीज हैं, लोगों के खाने पीने का सही इंतजाम नहीं, उनकी देखरेख का इंतजाम नहीं, इस तरह की भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से बहुत सी शिकायतें आ रही लगातार क्वारंटीन सेंटरों के जो इंतजाम हैं उससे लेकर। देखिए, एक्चुअली ये बात सही नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज में हर सोसाइटी के हर लोग आके रहते हैं, तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये तो कुछ एकदम ऐसा जो फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट की अवेलेबल हॉस्पिटल्स है या बाहर के जो फैसिलिटीज दिए गए हो, उसको भी जितना हो सके गवर्नमेंट ने उसकी मरम्मत करके ठीक तरह से अच्छे लोगों की व्यवस्था करने की कोशिश की है। लेकिन मैं नहीं जानता, जहां भी कंप्लेंट्स आई है उसी कंप्लेंट्स को गंभीर पूर्वक लेते हुए उस कंप्लेंट्स का छुड़वाने की भी कोशिश हम लोगों ने की है। लेकिन मैं नहीं जानता, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि काफी कंप्लेंट्स है। जो भी अगर एक आध दूसरी आई है तो हमने जरूर उस पर काम किया। बिल्कुल नहीं, और काम करना भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि उसी आवाम के लिए, उस पब्लिक के लिए काम करना है जिसने आपको वोट देकर एक तरह से कुर्सी तक पहुंचाया है। कदम जी, अब ये तो जाहिर है लगातार जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी सेंटर की गवर्नमेंट पर नाराज हैं और उसकी कमियों को गिनाते रह रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार को अपनी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, खुद से उस पर उद्धव ठाकरे जी के सरकार को और आप लोगों की सरकार को उस पर खुद से ही काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा।
जी, देखिए महाराष्ट्र मैंने जैसे कहा कि महाराष्ट्र इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, और यहाँ की विल पावर लोगों की काम करने की बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र को सपोर्ट करने वाले कई सारे लोग हैं, और हमने भी हमारी संस्कृति है कि यहाँ के लोगों का ख्याल रखें, और हम जरूर रखेंगे। माइनॉरिटी भाइयों और हमारे बहनों को ये कहना चाहूंगा कि कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, ये ख्याल ये महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार जरूर लेने की कोशिश करेंगे। पूरे देश पे, महाराष्ट्र पे, हमारे सब लोगों पे ये कोरोना वायरस का एक ऐसा संकट आया है जो किसी ने आज तक देखा नहीं था, इसका ऐसा अनुभव नहीं लिया था। एक कठिन परिस्थितियों में हम सब गुजर रहे हैं, और इस कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देके इसमें एम्पावर करने की कोशिश होगी हमारी। जी बिल्कुल कदम जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल पूरे मुल्क के मुसलमान ईद मनाएंगे और ख़ासतौर से महाराष्ट्र के मुसलमान भी इस ईद की खुशियों में शामिल होंगे, और ये शायद पहली ईद होगी कि ईद तो होगी लेकिन खुशियां बहुत कम होंगी। क्या कुछ मैसेज और पैगाम आप मुसलमानों को देना चाहेंगे हमारे इस टीवी चैनल के जरिए से? जी जरूर, मैं एक तो कहना चाहूंगा कि हमारे मुस्लिम माँ बहनें हैं, हमारे भाई है, बुजुर्ग है, सबको मैंने कहना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं। इस ईद के दौरान भी हम आपके साथ हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी के माध्यम से हमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, राज्य का मंत्री हो, इस रूप से जैसे सांगली डिस्ट्रिक्ट में मैंने हमारे मुस्लिम भाइयों के घर पे कल मैंने आज ही शाम को मैं सबके यहाँ वो ईद का शीरकुरमा और उनका ये भिजवा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई लोगों का नुकसान हुआ है पिछले 2 महीने से। कई लोगों के घर में शायद पैसा भी नहीं आ पाया, तो ऐसी स्थितियों में उनके साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य। और ऐसी जो कल ईद होती है, जो हमेशा हर साल खुशी से होती है, हम भी उसमें खुशी हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बांट लेते हैं। लेकिन कल ये लॉकडाउन की वजह से घर में हर किसी को ये ईद करनी पड़ेगी, और ऐसे मौके पे मैं सब हमारे मुस्लिम भाइयों को इतना मैसेज देना चाहूंगा कि निराश ना हुई है, हम आपके साथ है। बी होम, बी सेफ, खुद का ख्याल रखिए। हमारी वजह से या किसी और की वजह से हमें कोरोना ना हो, आपको कोरोना हो, इसका हमारे घर में हमारे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनको कोरोना हो, इन चीजों का ख्याल रखते हो हम इस ईद अच्छी तरह से कर लेंगे, और इंशाअल्लाह ये पूरा साल हमारे सब मुस्लिम भाइयों को, पूरे देश को, हमारे महाराष्ट्र को अच्छी तरह से जाएगा, ये प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल विश्वजीत कदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायद गाड़ी में हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, रियासती वज़ीर विश्वजीत कदम जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कई अहम पोर्टफोलियो विश्वजीत कदम जी के पास है, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है न्यूज़ 18 उर्दू पर कि जो माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर से मुसलमान हैं, उनकी जो भी परेशानियां होंगी वो एक तरह से दूर की जाएंगी। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस